अच्छा, आज ना हमने जो चैप्टर स्टडी करना है, इट्स फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है और इसको आज एक ही लेक्चर में ना खत्म भी कर देते हैं। मेजर मेजर जो इस तरह चीजें आ रही थी वो वही आ रही थी, ओ लेवल्स के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, आपके पास टॉर्क का कॉन्सेप्ट हो गया, और जो एक नई चीज आ रही थी वो आपके पास कपल वगैरह वाली चीजें आ रही थी। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स वगैरह इनको हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे चीज आती है वो हमारे पास आ जाती है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, वो लेवल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये क्या होती है। तो इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन तो हम जल्दी से देख ही लेते हैं। एक मिनट फोकस में। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आपके पास ना यहाँ पर आ जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर मैं समझाता कि होता क्या है। तो ये होता कि आपके पास इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसका जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि आप कह लो कि आपके पास जो फोर्स आ रही है ना, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखें। लेट सपोज आपके पास है यहाँ पर एक सीसा टाइप एक चीज है, और सेंटर में आपके पास क्या चीज आ रही है, सेंटर में आपके पास है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना आपके पास, आप कह लो कि इस साइड पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है रेड कलर का। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर इसके नीचे आपके पास ना एक वेट लग रहा है, क्योंकि इसका वेट 5 न्यूटन है, लेट सपोज। तो आप कह लो कि इसका जो वेट है ना वो 5 न्यूटन है। और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये वाली जो चीज है ना, ये जो आपके पास रेड लाइन आ रही है, इसको आप कहोगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास लाइन आ रही है ना, इसको आप कहोगे दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो सेंटर में आपके पास चीज आ रही है, इसको आप कहोगे ये आपके पास पिवट है। पिवट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको आपके पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड टुगेदर कर रहा हो, तो उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो दिस इज नोन एज पिवट। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, डिस्टेंस आप कह लो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है ना, वो आपके पास d इक्वल्स टू 5 मीटर्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की थी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स तो आपको पता लगी है 5 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर इसका आप यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करना चाहो ना, तो इसका मोमेंट आपके पास बन जाएगा मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स आपके पास कितनी है, 5 न्यूटन है। अब आपने डिस्टेंस डिसाइड करना है, और डिस्टेंस किस तरह होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये कंडीशन कंप्लीट हो रही है। और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन किस तरह कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। अब इस 90 डिग्रीज के एंगल की वजह से ये जो लाइन आपके पास है, कौन सी लाइन बन जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। तो इसको आप यहाँ से 5 ही ले लो, और 5 × 5 आप करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 25 न्यूटन मीटर्स करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी दी वैल्यू ऑफ मोमेंट। तो ये आपके पास यहाँ पे होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये हमने बार बार जो है हमने की हुई है। अब इसके बाद जो एक दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, वो आपके पास आता है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्सेस होती है ना वो जीरो होती है। तो आप इक्विलिब्रियम में कह सकते हो एक तो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो,
और दूसरी चीज जो आपके पास ये होती है वो आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं ना, वो आपके पास इक्वल टू हो जाएंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बिफोर वी सॉल्व क्वेश्चन थ्रू दिस प्रॉपर्टी वी मस्ट नो कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है और क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, क्लॉकवाइज कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख लो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स वो किस तरह आती है। ठीक है, तो एक मिनट, कब से नहीं शेयर हो रही, क्या करते हो सी बोला करो। अच्छा, चलो चलो, इसमें अब आपने फाइंड करना है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपके पास किस तरह आती है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर आपने फाइंड करनी है ना, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक डायग्राम है, इसके अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आपके पास ना यहाँ पर करके आ रहा है, और जो आपके पास पिवट आ रहा है, पिवट आपके पास इनके सेंटर में आ रहा है इस तरह करके। तो और जो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो आपके पास नीचे को लगी है। तो अब इसका अगर आपने फाइंड करना है ना कि ये वाली जो आपके पास यहाँ पे फोर्स आ रही है 5 न्यूटन की, क्या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने करना क्या है, आप इसको जो भी आपके पास ये लाइन आ रही है इसको एक्सटेंड करो और पिवट की डायरेक्शन में सर्कुलरली एक्सटेंड करो। तो अब जो आपके पास सर्कल बनेगा वो सिग्निफाई करेगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपके पास यही जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर होता और इसके नीचे आपके पास यहाँ पे वेट लग रहा होता 2 न्यूटन पर, तो इसमें भी आपने इस तरह करना है, थोड़ा सा इसको नीचे एक्सटेंड करो डायरेक्टली, फिर पिवट की डायरेक्शन में इसको घुमा दो। तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फाइंड कर सकते हो कि दिस इज क्लॉकवाइज। और अगर एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक दूसरी अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें ना, तो भी हम सेम ऐसी एग्जांपल देखते हैं, बट थोड़ा सा इसके अंदर डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, जो भी हमारे पास वेट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कहता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ कि आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास यहीं पर ही है, लेकिन अब उसकी जो फोर्स लग रही है ना वो आपके पास ऊपर को लग रही है। और इसी तरह यहाँ पर भी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसको यहाँ से शो करता हूँ। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने फाइंड करनी है तो आप किस तरह करोगे, ये आपके पास बीच में पिवट है और इसमें आप इसको ऊपर एक्सटेंड करो और फिर पिवट की डायरेक्शन में इसको घुमा दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाना चाहिए आपके पास क्लॉकवाइज। और इसको भी फिर इसी तरह अगर ऊपर लेके जाओ फिर एकदम से पिवट की डायरेक्शन में ऐसे करके घुमा दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह आप ना क्या कर सकते हो, आप डायरेक्शन जो होती है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इन सारी चीजों की। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन में ना आपके पास एक, आप लेट्स सपोज कर लो ये आपके पास एक रॉड है, इस तरह के थोड़ा सा और इसके तरीके से देखते हैं अगर हो सकता है। तो लेट्स सपोज आपके पास ना इस तरह करके एक रॉड आ रही है, इसको अगर मैं चेंज कर लूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पर एक रॉड आ रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक एंगल जा रहा है और इसका जो एंगल है ना, जो बीच वाला यहाँ पर एंगल आ रहा है, बीच वाला एंगल कितना आ रहा है, आप कह लो 37 डिग्रीज आ रहा है। और ये वाला जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है जो कि ऊपर वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितने का होता है, दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये वाला आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है। और जो ये वाला डिस्टेंस आपके पास है वो कितने 0.68 मीटर है। अब आपने करना क्या है, अब आपने फाइंड करना है कि आपके पास यहाँ पे जो मोमेंट है वो कितना बन रहा है। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली इस लाइन का भी आपके पास जो वेट आ रहा है वो 20 न्यूटन आ रहा है। तो यू हैव टू कैलकुलेट दी मोमेंट। तो अगर इसका आपने मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप लिखो मोमेंट
और मोमेंट में आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब ये वाली जो आपके पास चीज आ रही है ना, ये आपके पास पिवट आपके पास यहाँ पर आ रहा है, दिस इज योर पिवट, ये आपके पास यहाँ पे है, पिवट हो गया आपका, ठीक है। तो दिस इज योर पिवट। और बाकी तो और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपने करना क्या, अब आपने देखना है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास जो डिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है ना, आपके पास फोर्स तो आपके पास ऐसी इस तरह एग्जैक्टली आपके पास फोर्स बन रही है 20 न्यूटन। तो फोर्स को आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो 20 न्यूटन। अब आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस उसका ये वाला दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो आप ऐसा करो, इसको परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो आप कैलकुलेट कर लो पहले। तो परपेंडिकुलरली अगर कैलकुलेट करोगे तो वो ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ना आपके पास, वो आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 0.68। और ये क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में हमेशा साइन आता है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 37। अब अगर आप देखो तो आपके पास डिस्टेंस बन रहा है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपके पास ये ब्लैक वाली 20 न्यूटन की लाइन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स 90 डिग्रीज का एंगल है, तो ये वाला डिस्टेंस आपने यहाँ पे फिर कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा 0.68 एंड देन साइन 37। तो इसका जो आंसर है ना वो आपके पास आ जाना चाहिए 20 इंटू 0.68 साइन 37। इसका आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन मीटर्स करके कुछ आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी इट्स आंसर, और ये आपके पास बस बेसिक सा एक एग्जांपल क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ये वाले क्वेश्चन जैसे वर्कशीट में दिया है, तो लेट्स बी कॉपी पेस्ट। क्या और समझ नहीं आई? प्रॉब्लम पूछ लिया। अच्छा, अब ना यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके पास। इसमें वो हमें क्या कहता है, इसमें वो हमें कहता है स्पैनर इज यूज्ड टू टाइटन अ नट एज शोन, कैलकुलेट द मोमेंट। तो इसमें जो मोमेंट हमारे पास बन जाएगा, मोमेंट हमारे पास क्या बनेगा बोला, यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फोर्स की वैल्यू 200 है, और जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, ये पिवट है, फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये आपके पास 0.25 बन जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी देयर मोमेंट, ठीक है। तो ये उनका यहाँ पे जो मोमेंट है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक और यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एन एल शेप रिजिड लेवर आर्म इज पिवटेड एट पॉइंट पी, three forces act on the lever arm as shown in the diagram. What is the magnitude of the resultant moment of these forces about point P? तो वो कह रहा है what is the magnitude of the resultant moment of these forces about point P। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसान काम आपने क्या करना है, आप एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है वो पहले कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा, क्लॉकवाइज कौन सा। अब ये वाला जो है आपके पास 5 न्यूटन वाला, इसको अगर आप एक्सटेंड करो तो आप इसकी लाइन एक्सटेंड करो, और पिवट, पिवट आपके पास ये, तो इस तरह एक्सटेंड करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। और इसी तरह 20 न्यूटन को एक्सटेंड करोगे पिवट में तो आपके पास क्लॉकवाइज बन जाएगा। और इस तरह 10 न्यूटन को यहाँ पे पिवट तक लेकर आओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो इस तरह आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है। अब पहले आप निकाल लो जो भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है उनके लिए निकाल लो। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले 5 न्यूटन का ले लो, 5 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है फ्रॉम दी पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये कितनी बन जाएगी आपके पास, टोटल 4 है, और ये आपके पास 2 है, तो ये 2 मीटर्स आपके पास बन रहा है, बिकॉज ये सेंटर में लोकेटेड है। तो आप यहाँ पे कर लो 5 इंटू 2,
ये हो गया। एंड देन दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आपके पास ये बन रहा है 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स कितना आपके पास बन गया, 2 मीटर्स बन गया। ये आपके पास फोर्स आ रही है 10 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इसकी है ना वो इस तरह करके जा रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर ये हो जाएगा जो कि 2 जो है आपके पास मीटर्स के इक्वल टू बन रहा है। तो 10 × 2 इसको कर दो, तो यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर। तो इसका हो जाएगा 10 × 2, बाकी और तो हमारे पास कोई है, तो इनको आप प्लस कर लो। तो ये हो जाएगा 10 एंड देन ये हो जाएगा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज जो आपके पास मूवमेंट्स आ रहे हैं ना, उनके बारे में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। क्लॉकवाइज किस तरह बनेगा, क्लॉकवाइज में आपके पास क्या हो रहा है, 20 × 20 न्यूटन बन गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स कितनी बन गई, फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स 20 न्यूटन को आप इस तरह करके एक्सटेंड करेंगे, जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स आ रही है ग्रीन, और लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ये बनेगी, और ये कितने के इक्वल टू है, 3 मीटर्स के इक्वल टू है, तो डिस्टेंस 3 मीटर्स है, वो 20 न्यूटन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 3। और जो क्लॉकवाइज है आपके पास और तो कोई नहीं है, बस यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 60 न्यूटन मीटर्स। अब आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट मोमेंट, तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज कर दो, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट जो है वो आ जाना चाहिए अब, 60 - 30 = 30, तो 30 न्यूटन मीटर इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये चीज क्लियर है हसी, इसमें बताओ मुझे कोई मसला हो। फ्रेश फ्रेश होके बैठो, फ्रेश होके बैठो, मुंह हाथ धोकर आओ, सुबह सुबह जाया करो जिम। अच्छा चलो, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे चीज आती है ना, वो हमारे पास आ जाती है कपल ऑफ मोमेंट। अब कपल ऑफ मोमेंट हमारे पास क्या होता है, कपल ऑफ मोमेंट आपके पास यही होता है, जिस तरह आपने मोमेंट्स पढ़ा ना, बस इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाती है। टू आपके पास इक्वल एंटी पैरेलल फोर्सेस होती हैं, जिनको आप सेपरेट कर दो एक सिंगल डिस्टेंस के थ्रू, तो ये आपके पास बन जाता है कपल। तो ये आपके पास होता है टू टू इक्वल प्लस एंटी पैरेलल फोर्सेस separated by a distance are known as couple। ठीक है, तो ये आपके पास कपल होती है, और इसमें आप यहाँ पे पहले हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक कपल की एग्जांपल्स क्या हो सकती है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास ना एक इस तरह करके आपके पास आप पीस आ रहे हैं, कोई भी चीज आप इसको कंसिडर कर लो, और इसके अंदर होकर है आपके पास दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक आपके पास यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है, और एक आपके पास ना यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है, और इनके दरमियान आपके पास क्या हो रहा है, इनके दरमियान आपके पास यहाँ पर दो आपके पास ना यहाँ पर डिस्टेंस एक आ रहा है। और अब ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास एक क्लासिक कपल की एग्जांपल है। और कपल की एग्जांपल किस तरह है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो फोर्सेज आ रही है, जिस तरह हमने ऊपर बात की, टू इक्वल इक्वल फोर्सेज हैं, लेकिन एंटी पैरेलल है, बिकॉज ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, और सेपरेटेड बाय कॉमन डिस्टेंस, तो ये कॉमन डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से आपने कपल फाइंड करना होना इनका, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप यहाँ पे कह सकते हो कपल इक्वल्स टू कोई सा भी सिंगल एफ यहाँ से चूज कर लो, और सिंगुलर डिस्टेंस चूज कर लो। तो कपल का फॉर्मूला ये होता है, आपने कोई सा भी सिंगल एफ आपने चूज करना है, और आपने यहाँ से डी चूज करना है, तो आपके पास यहाँ पे कपल आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एक इसकी दूसरी जो एग्जांपल होती है, बी पार्ट, वो हम दोबारा से देख लेते हैं। एक आपके पास लेट्स सपोज एक एग्जांपल बॉल की हम लेते हैं, तो थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। ये आपके पास ना लेट्स सपोज एक बॉल है,
और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक फोर्स आपके पास ऐसे करके लग रही है और दूसरी फोर्स जो आपके पास लग रही है वो ऐसे करके लग रही है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दरमियान इनके डिस्टेंस आप कह लो किसके इक्वल्स टू है, डी के इक्वल्स टू है। तो इसकी मोमेंट क्या बन जाएगी, इसकी मोमेंट आपके पास वही मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा आपके पास। मोमेंट जो है आपके पास इसका बन जाएगा एफ टी बन जाएगा। अच्छा इसमें भी ना एक यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है, अक्सर क्वेश्चन, अक्सर एग्जामिनर क्या करता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपसे कपल भी पूछता है, नेट फोर्स भी पूछता है और नेट टॉर्क भी पूछता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आप जो सबसे पहली जो आपके पास चीज है कपल, कपल यहाँ पे क्या बन रहा है, कोई सा भी एफ चूज कर लो और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो डी से, तो ये आपके पास कपल है। अब इसके बाद वो क्या पूछता है सवाल, वो आपसे पूछता है नेट फोर्स के बारे में पूछता है। अब नेट फोर्स क्या होती है आपके पास, ये आपके पास एफ आ रही है और ये आपके पास एफ आ रही है। तो एफ आपके पास राइट साइड पे जा रहा है, ये वाला एफ लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो एफ माइनस एफ करो, ये आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना हो नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट हो गया आपके पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जो आपके पास नेट टॉर्क है ना, नेट टॉर्क आपके पास क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी एफ इंटू डी होगा आपके पास, ठीक है। बिकॉज ये वाला जो आपके पास एफ आ रहा है ये भी आपके पास इस तरह घूम रहा है, आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, ये पूरा जो आपके पास सर्कल है ना ऑब्जेक्ट, ये आपके पास घूम रहा है असल में क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये आपके पास हो जाएगा एफ इंटू डी हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो। और ठीक है बस ये यहाँ पर, और इसको आप कह दो, इसका जो नेट टॉर्क आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है एफ इंटू डी आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। और इसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम कहते हैं कि किसी को कॉपी पेस्ट, अच्छा इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें आपके पास ना डिफरेंट और भी तरह की फोर्सेज आ गई है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ से एक फोर्स आ गई है और फिर आपके पास ना यहाँ से एक और फोर्स आ गई। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास जो नेट फोर्स है यहाँ पर भी नेट फोर्स आपके पास जीरो ही रहेगी, नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो रहेगी। बिकॉज आपके पास ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाली फोर्स है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो एफ माइनस एफ प्लस एफ माइनस एफ इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया। और अगर आपने नेट जो आपके पास टॉर्क है वो आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप किस तरह कर सकते हो, एक आपके पास ये वाली जो है एफ डी ए हो जाएगी, जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल जा रही है। और दूसरी जो आपके पास एफ टी हो जाएगी यहाँ पे, वो आपके पास यहाँ पे वर्टिकल जा रही है। और तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि, तो ये आपके पास फिर इक्वल्स टू हो जाएगा एफ टी के। और ये जो वर्टिकल आपके पास जा रही है ना, इसमें आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा और ये सेम ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। और जो पिछला भी हमने क्वेश्चन किया ना, इसमें एफ डी आपके पास पता है किस तरह है, ये सेंटर में आपके पास पिवट होता है। जो भी आपके पास सर्कल होता है, जो भी आपके पास रेगुलर ऑब्जेक्ट होता है, उनका पिवट या जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा सेंटर में होता है। तो पिवट सेंटर में है। तो यहाँ पे आपने पता है कि क्या था, नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए आपने किया एफ इंटू डी ओवर टी किया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास, यहाँ से लेकर पिवट तक आपके पास जो डिस्टेंस बना है वो डी ओवर टू है। और फिर आपने इसको ऐड कर लिया एफ इंटू डी ओवर टू से, तो आपके पास जो टोटल आंसर है वो आ गया एफ टी आ गया। तो दिस इज हाउ यू रीच द कंक्लूजन एफ टी, क्योंकि इनका जो पिवट है ना वो असल में सेंटर में लोकेटेड है। तो इस तरह करके आपने इसको, यहाँ पे आप इस कंक्लूजन में आप ऐसे पहुंचे, ठीक है। तो ये चीज होगी, इसको थोड़ा सा मैंने देखा। अच्छा ये चीज होगी। इसके बाद सेम आपके पास ये वाली भी चीज आ रही है, आपके पास इंडिविजुअल का एफ इंटू डी ओवर टू प्लस एफ इंटू डी ओवर टू करो तो एफ टी आ जाएगा, इसका भी ये करो तो एफ डी प्लस एफ टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी जो आपके पास यहाँ पे कपल आ रहे हैं ना इसके अंदर, कपल आपके पास इसमें आप डिफरेंट फाइंड कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे ये वाला भी कपल हो सकता है, ये वाला भी कपल हो सकता है। तो आपके पास इस केस में ना डिफरेंट कपल्स आ सकते हैं, यू कैन नॉट रियली से क्या आंसर आ रहा है। अच्छा इसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे फोर्थ केस भी है ना, वो भी हम देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस वैल्यू हो रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक और
लाइन आ रही है, और इसको आप कह दो यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे तक ये जा रही है 2f, और यहाँ आपके पास क्या हो रही है, ये ऊपर जा रही है 2f। तो इसको यहाँ पे इरेज करते हैं और इसको दोबारा से यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? हम्म, क्या मतलब कंटेंट ज्यादा हो रहा है? नहीं तो तुम किस तरह चाहते हो कि हाउ डू यू प्रोसीड फ्रॉम हियर? चलो ठीक है, मुझे लेकिन बता देना कि किस तरह मतलब तुम्हें लग रही है, आसानी किस तरह होती है, ताकि उस हिसाब से मैं फिर देखूँ। अच्छा, मुझे ना बस रिमाइंड करवा देना कि 6:30 से पहले मैंने एक काम करना है, जरूरी काम है। 6:30 से पहले पहले 6:20 को रिमाइंड करवा देना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये वाला केसेस देते हैं, एक थोड़े से बोरिंग केसेस हैं, इनको पहले पहले देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन वगैरह जो है ना वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे नेट फोर्स आपके पास क्या बनेगी? नेट फोर्स अगर हम देखें तो F माइनस एफ हो जाएगा, ये जो आपके पास येलो वाली आ रही है, F माइनस एफ हो गया। एंड देन आपके पास ये हो जाएगा 2f, और 2f ऊपर जा रहा है, 2f नीचे जा रहा है, तो ये भी आपके पास जीरो ही आंसर होगा इसका, ठीक है? तो इसका आंसर आपके पास होगा जीरो। और जो नेट टॉर्क आपके पास हो रही है वो आपके पास हो जाएगा एफ डी। एफ डी आपके पास क्लॉकवाइज जा रही है, और ये जो आपके पास ऊपर नीचे जा रही है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2fd, ठीक है? तो इसका जो आंसर है ना वो आपके पास आ जाएगा -fd आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो है ना डायग्राम, ये आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आप कह सकते हो नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज इसका जो नेटवर्क है वो आपके पास ये आ गया। बाकी मोमेंट आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे इसका मोमेंट आपके पास एफ डी हो जाएगा, और जो इसका मोमेंट है आपके पास वो हो जाएगा 2fd हो जाएगा। तो डिफरेंट मोमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे कह सकते हो एक का 2fd है मोमेंट, और दूसरे का जो मोमेंट आ रहा है वो आप कह दो दूसरे का मोमेंट आ रहा है एफ डी आ रहा है, ठीक है? तो दो यहाँ पे मोमेंट्स है आपके पास। तो ये एक एग्जांपल होगी। बाकी आई थिंक दीज केसेस आर इनफ। इसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं ये क्वेश्चंस किस तरह हैं। अच्छा, एक ना यहाँ पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें वो हमें कहता है कि आपके पास ना यहाँ पे फोर फोर्सेस हैं दैट अप्लाई टू अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं रिजल्टेंट पॉइंट, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो, रिजल्टेंट टॉर्क फाइंड करो। अब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 45 न्यूटन, 45 न्यूटन, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके पास कितना बन जाएगा? जो आपके पास आर एफ है वो आपके पास इक्वल टू बन जाएगी 60 न्यूटन। और जो आपके पास टॉर्क है यहाँ पे, रिजल्टेंट टॉर्क, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास ये 49 जो टॉर्क बन रही है ये आपके पास बन जाएगी 45 इंटू जो भी बीच में डी आ रहा है, तो 45 इंटू डी कर लो। और फिर आपके पास ये भी आपके पास क्लॉकवाइज आ रही है, और ये जो है ये इसका वैसे भी आपके पास टॉर्क का कोई रिजल्ट नहीं होगा, 13 होगा, 13 बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये भी सेम, ये आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है? तो जो टॉर्क है वो आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 45 की कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दोनों आपके पास नॉन जीरो आंसर्स आ रहे हैं, तो आप कैसे कुछ रिजल्ट आपके पास आएगा वो नॉन जीरो आएगा। तो हंसी भी ये चीज क्लियर है, बता दो, कंफर्म कर दो।
देखो देखो इसमें पता है क्या हो रहा है आपके पास, इसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिजल्टेंट फोर्स एंड द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स अगर यहाँ पे देखो तो पहले 45 और 45 को देखो, 45 ऊपर एक्ट करे, 45 नीचे एक्ट करे, कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे एक 30 न्यूटन है और एक दोबारा से 30 न्यूटन है, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी बन गई, 60 न्यूटन। तो ये चीज क्लियर। नहीं, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। देखो, अब टॉर्क इसलिए नहीं जीरो होगा बिकॉज ये जो आपके पास 45 न्यूटन वाली चीज है ना, ये आपके पास इस तरह घूम रही है, ये ऊपर जाएगी और फिर इस तरह आ जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा क्लॉकवाइज बन जाएगा, और जो 45 न्यूटन है ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, आपके पास क्लॉकवाइज बन रही है। तो इसका जो टॉर्क होगा 45 का, 45 डी हो जाएगा। लेट सपोज कर लो बीच में आपके पास डी आ रहा है, तो 45 डी हो गया। और बाकी जो 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन का उलट सीन हो रहा है, ये आपके पास जा रहा है क्लॉकवाइज, और जो ये है ये इस तरह करके एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये दोनों टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, तो आपके पास ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर, तो ये चीज आप बताओ सही। मई जून 2000। अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। Just wait। आज की हमारी एक ही क्लास थी ना बस फिजिक्स की, मेरे ख्याल में। Okay। अच्छा, एक और हमारे पास ना, क्या करना था। हाँ, एक मिनट, मुझे 620 पे याद है। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, 2 8 न्यूटन फोर्सेस एक्ट एट ईच एंड ऑफ अ बीम ऑफ लेंथ 0.60 meters. These forces are parallel and act in the opposite direction. The angle between the forces and the beam is 60. What is the torque of the couple exerted on the beam? तो टॉर्क ऑफ द कपल हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले टॉर्क में आपके पास क्या होता है, आपके पास इक्वल लाइंस होनी चाहिए और एंटी पैरेलल होनी चाहिए। और ये चीज भी मेक श्योर करना कि वो आपके पास ना स्ट्रेट लाइंस हो, वर्टिकल लाइंस हो, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने जो टॉर्क पढ़ी है हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर फोर्सेज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं, ये एक सर्टेन एंगल पे आ रही है। तो इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको वर्टिकली आप ऐसा करो, इसको रिजॉल्व कर लो। तो ये आपके पास बन जाएगा 8 sin 60, क्योंकि वर्टिकली कर रहे हो। और ये भी अगर इसको भी आप करो ना, तो ये आपके पास नीचे एक्ट होगी, और ये भी आपके पास बन जाएगी 8 sin 60। अब आपके पास सही हो गया, अब आपके पास ये वर्टिकल फोर्सेस आ गए सेम एंटी पैरेलल डिफरेंट डायरेक्शन में, और उनके दरमियान जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है वो 0.60 आ रहा है। तो आप मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, मोमेंट के लिए आप 8 sin 60 लो, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 0.60 से, तो ये बन जाएगा 8 sin 60 इंटू 0.60, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 4.2। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4.2। और बाकी इस चीज से परेशान ना होना कि ये आपके पास बीच में आ गया, तो क्या ये वाकई में डिस्टेंस में है, नहीं। नॉर्मली पता क्या होता है, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरह की अलाइनमेंट रखता हूँ, लेकिन असल में आपके पास जो एंगल्स बन रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल इस वर्टिकल एक्सिस के साथ बन रहे होते हैं। तो ये 8 sin 60 आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हो। और आपके पास जो ये वाला 8 sin 60 बना है वो भी इसके डायरेक्टली ऊपर बनेगा, इस वेक्टर के ऊपर। तो 8 sin 60 है, तो इस अलाइनमेंट को बेहतर कर लेना अगर नहीं समझ आ रही। बाकी इसके अलावा क्या हो रहा है हमारे पास ना एक और यहाँ पे चीज आती है, और ये हमारे पास होता है अपथ्रस्ट की एक चीज आती है, और इससे एक फार्मूला डिराइव होता है। और बस ये फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव करना है, और इसके बारे में ना हमने बस पढ़ना है। तो दिस शुड बी इट। अब ये इसको कान खोल के जरा सुनना, बिकॉज ये थोड़ा सा घुमा फिराने वाली चीज है, क्योंकि डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा, अब अपथ्रस्ट में आपके पास क्या होगा, अपथ्रस्ट में हमें पता है दो तरह के आपके पास ना फॉर्मूलेज यूज होते हैं। आपके पास सॉलिड के अंदर जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सॉलिड प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स ओवर एरिया। और जो आपके पास लिक्विड प्रेशर होता है वो क्या होता है, रो जी एच होता है, ठीक है। तो ये दो आपके पास ना यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं दैट यू मस्ट रिमेम्बर।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपथ्रस्ट के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो अपथ्रस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपथ्रस्ट हमारे पास होता क्या है। अपथ्रस्ट बेसिकली आपके पास क्या होता है, अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस व्हेन इट्स इमर्शन ऑफ फ्लूइड। तो अपथ्रस्ट is the upward force experienced by an object due to pressure difference when it's immersed inside a liquid। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। अब हमने ना इसकी यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो हमने करनी है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बल्कि सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ वाटर का। लेट्स सपोज आपके पास ना ये एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास ना वाटर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेट्स सपोज देयर इज दिस कंटेनर विद वाटर इन इट, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे वाटर आ जाएगा सारा। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ना एक ब्लॉक आ रहा है। आप इसको कह लो, ये अब ब्लॉक मेरे से सही तो नहीं बनेगा बट विल ट्राई। तो ये आपके पास यहाँ पर आप कह लो कि दिस इज अ ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक है ना आपके पास, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ आपके पास आप कह लो कि इसके ऊपर ना प्रेशर डिफरेंस एक्ट कर रहा है। और वो किस तरह एक्ट कर रहा है वो हम अभी पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपके पास हाइट आ रही है ना, आप पहले कंसिडर कर लो, एक जो आपके पास ब्लॉक है उसका डेफिनेटली सेंटर में से नीचे तक उसका क्या चीज एक्ट करेगी, वेट उसका डेफिनेटली एक्ट करेगा, राइट। तो ये उसका वेट एक्ट कर रहा है। और ऊपर क्या चीज एक्ट कर रही होती है, ऊपर एक्ट कर रहा होता है आपकी जो विशियस फोर्स होती है ना, वो एक्ट कर रही होती है। तो ये आपकी विशियस फोर्स होगी, बल्कि विशियस फोर्स कह रहा हूँ मैं, अपथ्रस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो इसको आप कह लो ये आपके पास है अपथ्रस्ट, ठीक है। और अपथ्रस्ट आपने फाइंड करना है, डेरिवेट करना है कि किस तरह आपके पास एक्ट करेगा। अब आप स्टार्ट करने से पहले ना क्वेश्चन एक चीज आप सेट कर लो कि आपके पास यहां से लेकर जो यहां तक आपके पास डिस्टेंस आ रहा है ना वाटर का, ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस आपके पास है H2। और जो आपके पास यहां से लेकर, क्योंकि थोड़ा सा ना हम यहाँ पे वाटर और बना लेते हैं ताकि आप कह लो कि यहाँ से लेकर इसकी ऑब्जेक्ट की सरफेस से लेकर वाटर की सरफेस से लेकर जो यहाँ पे हाइट आ रही है वो आपके पास H1 आ रही है। आपने यहाँ पे अपथ्रस्ट की जो डेफिनेशन थी वो आपने यहाँ पे पढ़ी थी कि अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस व्हेन इट्स इमर्स्ड इन अ लिक्विड। तो आपने क्या करना है, आपने प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन जो बॉटम पे प्रेशर लग रहा है और जो उसके टॉप पे प्रेशर लग रहा है। टॉप पे प्रेशर किस तरह आप फाइंड करोगे, जब आप ऑब्जेक्ट की सरफेस, जो ऑब्जेक्ट की टॉप है, टॉप से लेके वाटर की जो सरफेस है वहां तक हाइट नोट कर लो। और अगर बॉटम पे प्रेशर आपने फाइंड करना है तो वाटर के टॉप से लेके जो आपका ऑब्जेक्ट का बॉटम आ रहा है वहां तक हाइट मेंटेन करना। बिकॉज आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रो जी एच। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, रो की वैल्यू कांस्टेंट है, हाइट पे डिपेंड करता है सारी चीजें, ठीक है। तो आपके पास अगर आपने इस पोर्शन पे आपने अपना प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, ये जो आपके पास यहाँ पे सरफेस आ रही है या टॉप आपके पास जो आ रही है बॉक्स की, तो उसके ऊपर जो आप हाइट यहाँ पे लोगे वो H1 हो जाएगी। और अगर आपने बॉटम पे प्रेशर फाइंड करना है तो वो हाइट आप H2 हो जाएगी, वाटर के सर से लेके एंड तक, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ना ये वाले जो क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करना है। ये यहाँ से लेके वाटर की सरफेस से लेके बॉटम तक आपने हाइट नोट करी है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होगी। अब आप यहाँ पे कह दो कि जो आपके पास प्रेशर है ना एट टॉप, वो कितना है।
और प्रेशर एट बॉटम कितना है। तो आप यहाँ पे कहो प्रेशर एट टॉप इज इक्वल्स टू, आप कह दो प्रेशर एट टॉप कितना होगा आपके पास। प्रेशर एट टॉप आपके पास हो जाएगा रो जी H1, बिकॉज हाइट आपके पास H1 है वाटर की सरफेस से लेके टॉप तक, ऑब्जेक्ट के टॉप तक। तो अब आपने प्रेशर एट टॉप कर लिया, अब आप कर लो प्रेशर एट बॉटम। प्रेशर एट बॉटम कितना बन जाएगा, प्रेशर एट बॉटम आपके पास बन जाएगा रो जी H2, बिकॉज H2 आपके पास बॉटम तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आप फाइंड कर लो इसको थोड़ा सा आप चेंज करो, बल्कि आप ऐसा करो, आप प्रेशर दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करो सॉलिड्स वाला, उसके थ्रू भी आप प्रेशर फाइंड करो। प्रेशर एट टॉप, तो ये आपके पास बन जाएगा फोर्स ओवर एरिया। तो अगर इस तरह आपने फाइंड करना है तो ये आपके पास हो जाएगा फोर्स टॉप ओवर एरिया। ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लिया, ये प्रेशर का लिक्विड वाला फॉर्मूला था, ये सॉलिड वाला फॉर्मूला था। तो दोनों फॉर्मूला से हमने कर लिया और इनको हमने मिक्स करना है। तो प्रेशर एट बॉटम जो है वो आपके पास आ जाएगा फोर्स एट बॉटम ओवर एरिया। तो ये चीज आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो अब आप यहाँ पे कहो कि जो आपके पास यहाँ पे रो जी H1 आ रही है ना, वो आपके पास इक्वल टू हो जाएगी एफ टॉप ओवर एरिया के। और दूसरी चीज जो वो अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आपके पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो हो जाएगा रो जी H2 इक्वल्स टू एफ, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बॉटम ओवर एरिया। ठीक है, इस तरह आपने कर दिया, इक्वेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे फोर्स को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दीजिए। यहाँ पर आपको एफ टॉप इक्वल्स टू रो जी H1 इंटू एरिया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ बॉटम इक्वल्स टू रो जी H2 इंटू एरिया। ठीक है, तो अभी तक जो आपने किया है वो आपके पास इतना, यहाँ पे आपने ना इसको डिराइव कर लिया, फोर्स को आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर उसने आपको क्या कहा था, अब थ्रस्ट क्या होता है, अब थ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस जो आपके पास फोर्स का यहाँ पर आ रहा है ना, फोर्स का आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो। तो आपके पास जो अपथ्रस्ट हो जाएगी ना, अपथ्रस्ट आपके पास आ जानी चाहिए, अपथ्रस्ट इक्वल्स टू फोर्सेस का डिफरेंस। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू फोर्स बॉटम माइनस फोर्स टॉप, बिकॉज ये प्रेशर या फोर्सेस का डिफरेंस ही है। तो फोर्स जो बॉटम आ गया वो आपके पास हो जाएगी रो जी H2 एरिया, एंड देन माइनस रो जी H1 एरिया। अब यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें कॉमन आ रही है, रो जी आपके पास कॉमन आ रहा है और एरिया कॉमन आ रहा है। तो रो जी और एरिया को कॉमन लो और ये आपके पास हो जाएगा H2 माइनस H1। ठीक है, ये चीज होगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब आप ये जो आपके पास H2 माइनस H1 आ रहा है ना, जो कि आपके पास आप कह लो ये वाला आपके पास डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से लेके आपके पास यहाँ वाला, इसको आप इक्वल्स टू कर दो H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। ठीक है, आप ऐसे लेट कर लो, सपोज कर लो आप। तो आप यहाँ पे लेट करो, लेट H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। तो जैसे ही आपने लेट किया, आप यहाँ पे कह सकते हो रो जी एरिया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास H आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मूला होता था वॉल्यूम का, आप कह दो सिंस वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू H। अब आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ पर आपने सब्सटीट्यूट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, रो जी वी, आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना वो बन के आ जाएगा, रो जी वी बन के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके पास अपथ्रस्ट है वो फाइनली किसके इक्वल्स टू आ गया, रो जी वी एच के इक्वल्स टू आ गया। एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, और अगर इसको दूसरे फॉर्मूला में आपने कन्वर्ट करना है तो आप इसको एक और चीज ये भी कह सकते हो, आप कह सकते हो यहाँ पे कि सिंस आप कह लो जो आपके पास डेंसिटी आती है ना वो आपके पास मैस ओवर वॉल्यूम है, और यहाँ पर आपने डेंसिटी को प्लेस करना है। तो आप डेंसिटी को यहाँ पे प्लेस कर दो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पे अपथ्रस्ट है ना, आप यहीं पर इसको प्लेस करो और आप कहो यहाँ पे जो अपथ्रस्ट आपके पास बन गया इट्स इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम इनटू जी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अपथ्रस्ट की फाइनल आंसर आपके पास आ गया वो किसके इक्वल्स टू आ गया, वो आपके पास इक्वल्स टू आ गया mg।
तो आप यहाँ पे आप एक कंक्लूजन यहाँ पे कह सकते हो। सो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, तो अपथ्रस्ट की एक और जो डेफिनेशन हो सकती है वो आपके पास ये हो सकती है कि अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, बिकॉज आपने यहाँ से प्रूफ करके उसको दिखा भी दिए कि आपके पास असल में इन रियलिटी ये चीज हुई है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास अपथ्रस्ट के दैट यू कैन यूज इन योर क्वेश्चन, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, बाकी ये था, दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। बाकी जो इसके पास के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है, P1 P2 को।